समझें कि देश की राजनीति में चल क्या रहा है। हमारे साथ संजय सिंह जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद, कद्दावर नेता और तेज तर्रार नेता। संजय सिंह जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधा आपके पास आपसे जरा समझना चाहता हूं संजय जी कि इस देश में अब लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार उस कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। अब उनको 9 तारीख को उनका ओथ सेरेमनी भी है उनकी, ये सब कुछ सामने है, लेकिन कुछ सवाल जो हैं वो अभी भी सामने हैं और अच्छा है कि आपने समय दिया। बहुत शुक्रगुजार हूं कि कुछ सवालों का जवाब आपसे लेकर जन तक, जनता तक, दर्शकों तक पहुंचा पाऊं। संजय जी, सबसे पहला सवाल, इंडिया गठबंधन की अभी बैठक हुई, उस बैठक के बाद एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था और आप लोग लगातार कह रहे थे कि आगे आगे देखिए होता है क्या क्या कुछ होने जा रहा है। संजय जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि जब एग्जिट पोल की हवा चल रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया में और बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल्स के ऊपर, उस समय भी आप डटे रहे और आपने जो सर्वे दिखाया वो कमोबेश काफी हद तक जमीनी रूप से सच साबित हुआ। यानी ऐसी लहर दिखाई जा रही थी कि 400 से ज्यादा सीटें, कोई कोई तो 425, 420, 415, अब इतने नंबर दे रहे थे। कहां से दे रहे थे मुझे नहीं मालूम। तो उसका खेल भी समझ में आया कि शेयर मार्केट को का मैनिपुलेशन करने के लिए वो एग्जिट पोल किया गया। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन की बैठक में हम लोगों ने क्या तय किया? हमने ये तय किया कि ये जो जनादेश मिला है, ये जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के खिलाफ मिला है। लोगों ने ये जनादेश बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की जो बीजेपी की कोशिश थी उसके खिलाफ दिया है। ये जनादेश दिया है आरक्षण को खत्म करने की कोशिश के खिलाफ। ये जनादेश दिया है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी जी अपने दम पर 272 की संख्या भी नहीं ला पाए। कहते थे 400 पार और आगे 240 पे, यानी लगभग 160 सीट उनके दावों के मुताबिक, उनकी पार्टी के दावों के मुताबिक, उनके नेताओं के दावों के मुताबिक कम आई। तो एक बहुत बड़ी हार देश के प्रधानमंत्री की है। तो हमने ये कहा कि ये जनादेश इस देश की जनता ने मोदी सरकार के खिलाफ दिया है और हम जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सही समय पर सही फैसला लेंगे। अब वो सही समय पर सही फैसले का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो गठबंधन के दल इनके साथ आज हैं, जिन उम्मीदों के साथ है, कोई कह रहा है कि हमें स्पीकर की पोस्ट चाहिए, और जाहिर सी बात है जब स्पीकर की पोस्ट गठबंधन का दल मांग रहा है तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह आशंका है कि पार्टी की तोड़फोड़ करने में बीजेपी मास्टर पार्टी है और इसलिए अगर हमारा स्पीकर रहेगा तो तोड़फोड़ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए स्पीकर की पोस्ट मांग रहे हैं। बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए राज्यों का विशेष दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। तो क्या ये सारी मांगे जो वहां के स्थानीय लोगों के दिलों में बसी हुई हैं, जो उन पार्टियों के दिलों में है, क्या उस मांग को ये सरकार, एनडीए की, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पूरी कर पाती है या नहीं कर पाती है? और अगर नहीं पूरी कर पाती है तो हम अपने संवाद को आगे बढ़ाएंगे और जो संभावनाएं होंगी उसके हिसाब से आगे का कदम उठाएंगे। संजय जी, मतलब आगे की संभावनाओं को तलाशने का काम अभी जारी रहेगा, ये साफ समझ में आता है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे थे, जैसे अग्निवीर के मुद्दे पे बिहार से एक खबर चली और केसी त्यागी ने अपनी बात आगे बढ़ाई थी और यूसीसी की बात भी हुई थी। उधर चंद्रबाबू नायडू भी, ये दोनों एन फैक्टर, नायडू और नीतीश, ये दोनों जो हैं नरेंद्र मोदी को कितने परेशान करते हुए नजर आते हैं आपको? अभी आप थोड़ा सा जिक्र कर भी रहे थे। और क्या यहीं से, इन्हीं दोनों साखियों पर आपकी भी निगाहें टिकी हुई हैं? देखिए, पहली बात तो यह कि मुझे लगता है कि स्पीकर का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण है और 235 की संख्या अब इंडिया गठबंधन की हो गई है और बहुत सारे निर्दलीय हैं जो कि आ सकते हैं। तो
सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होगा स्पीकर का। अगर स्पीकर टीडीपी का या जेडीयू का नहीं बनता है तो क्या बीजेपी के भरोसे उनके साथ जाने के लिए दल तैयार है? क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं, पार्टियां तोड़ने के मामले में, जोड़ तोड़ करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। महाराष्ट्र में उन्होंने तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, गोवा में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, कर्नाटक में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, हर जगह यही काम करते हैं। तो वो पहला मौका होगा इंडिया गठबंधन के लिए, पहला मौका होगा। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, पहला मौका होगा इंडिया गठबंधन के लिए निर्णय लेने का कि अगर टीडीपी बीजेपी के सपोर्ट के बगैर अपना स्पीकर बनाने के लिए आगे बढ़ती है तो उस समय इंडिया गठबंधन के दलों की क्या भूमिका होगी। क्या हम टीडीपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे स्पीकर के लिए? क्योंकि आमतौर पे माना जाता है कि भाई स्पीकर का किसी राजनीतिक दल से एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए। तो उस समय हमारी क्या भूमिका होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। और मैं भी ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर अगर लोकसभा में होगा तो वो बहुत सारी चीजों को प्रभावित करता है जो कि उनको नहीं करना चाहिए। 5 साल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सांसदों को निलंबित कर करके बाहर किया गया। उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी मैं खुद हूं। कितनी बार मुझे निलंबित कर करके बाहर किया, मार्शल से बाहर फिकवाया राज्यसभा में, और लोकसभा में भी यही काम हुआ। 150 सांसद, भारतीय संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 150 सांसदों को सस्पेंड करके बाहर किया गया हो। ये मोदी जी की पिछली सरकार में हम लोगों ने देखा। तो एक स्पीकर वाली जो बात, माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, स्पीकर वाली जो बात आप कह रहे हैं कि चाहे चंद्रबाबू नायडू की जो डिमांड है, जो सुनने में आ रहा है, अगर स्पीकर उनकी तरफ से अपने कैंडिडेट को वो खड़ा करते हैं और बीजेपी की तरफ से अगर उनको समर्थन नहीं मिलता है तो आप लोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं, ये समझा जाए? मैं समझता हूं कि उस समय हमारा निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं जी कि उस वक्त इंडिया गठबंधन के दलों को बैठकर यह तय करना होगा कि अगर स्पीकर के पद के लिए टीडीपी आगे बढ़ रहा है बगैर बीजेपी के समर्थन के, तो हमारी क्या भूमिका होगी। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि ऐसे समय में, जबकि स्पीकर के पद का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों को निलंबित कर करके बाहर किया जाता है, ऐसे समय में हम लोगों को एक सही निर्णय लेना होगा। बीजेपी के इतर के कोई अगर स्पीकर के पद पे बैठे तो वो अच्छा होगा। जी। और जितने भी अभी आप कह भी रहे थे कि कई निर्दलीय और कई ऐसे दल हैं जो संपर्क में हैं, क्या आप लोग अभी वो गतिविधि चल रही है, संपर्क वाली गतिविधि चल रही है, या थोड़ा विराम है, फुल स्टॉप है? और कल जो शेयर बाजार घोटाले को कांग्रेस ने उजागर किया है उस पर क्या कुछ पूरा का पूरा, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो इंडिया गठबंधन के साथ साथ बात कर रहा हूं, इसलिए ये जरा समझना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन क्या सोचता है, क्योंकि 30 लाख करोड़ रुपए की चपत, घाटा, 5,000 करोड़, 5 करोड़ इन्वेस्टर्स के पैसे, परिवार के पैसे डूब गए, ये कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये बात जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी जिसमें सभी दलों के लोग मौजूद थे, अखिलेश यादव जी थे और शिवसेना के मित्र थे, टीएमसी के थे, सारे दलों के लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, तो उसमें ये बात उठी थी और उस विषय को राहुल गांधी जी ने और बाकी लोगों ने उठाया था और सबने एक स्वर में ये बात मानी थी कि एग्जिट पोल जो है ये शेयर मार्केट का एक बड़ा घोटाला करने के लिए किया गया था। और उसके पहले प्रधानमंत्री के दो चैनलों पे संभवतः इस तरह के कुछ बयान थे, वो भी जिक्र हुआ था। और एक बयान खुद गृहमंत्री का था कि शेयर बाजार में उछाल होगा, कुछ इस तरह से। दूसरी बात आप देखिए कि मैं ऐसा मानता हूं कि एग्जिट पोल तो मैं पिछले 25-30 सालों से देख रहा हूं। क्या कभी आपने देखा कि राजस्थान में सीटों की संख्या है 25 और जिताया जा रहा है 33? उत्तराखंड में सीटों की संख्या है 5, जिताया जा रहा है 6। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की लड़ रही है 5 सीटों पे, जिताया जा रहा है 6 सीटों पे।
4 सीटें हैं कुल हिमाचल प्रदेश में जिताया जा रहा है 8 सीटों पे। हरियाणा में 10 सीटें हैं जिताया जा रहा है 19 सीटों पे। मैं आपको सिलसिलेवार करके बता रहा हूं और आप बताइएगा कि कभी ऐसा एग्जिट पोल आपने जीवन में अपने देखा होगा। मैंने तो मुझे आप बताइए। 37% वोट शेयर, 37% वोट शेयर तमिलनाडु में दिखाया जा रहा था बीजेपी का, 27% वोट शेयर केरला में दिखाया जा रहा था। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई हो सकती है? तो मतलब आपने एग्जिट पोल तो किया नहीं, आपने तो मजाक किया। जो आपको आंकड़े बना के बीजेपी के दफ्तर से या पीएमओ से भेजे गए, आपने उसको अपने टीवी चैनल पे प्रसारित कर दिया। और इतना भी समय आपने नहीं लगाया कि कम से कम एक करेक्शन कर लेते कि जहां जितनी संख्या है सीटों की उतनी ही दिखाते। मुझसे तो कहने लगे कि भाई वो जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि विपक्ष वाले इस एग्जिट पोल से परेशान हो गए। मैंने कहा मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। नड्डा साहब से पूछ लीजिए, हरियाणा में उनको 19 सीटें दी जा रही हैं, हम कहां से दे दें उनको 19? जी। हम 19 देना चाहते हैं। अब एग्जिट पोल वाले 19 दे रहे हैं उनको, और है कुल वहां पे 10। कहां से लेंगे नड्डा जी? तो मतलब खुला जिसको कहते हैं ना, ये मतलब साफ तौर पे दिख रहा है कि एक शेयर बाजार के घोटाले के लिए, शेयर बाजार को प्रभावित करने के लिए देश की 5 करोड़ जनता, छोटे इन्वेस्टर, रिटेलर जिनको कहते हैं, उनको आपने बर्बाद कर दिया बुरी तरीके से। 31 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों का डूब गया। और किसका फायदा हुआ? प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्त, जिसका सिर्फ एक सभा में नाम लिया मोदी जी ने अडानी का, दूसरी बार नाम नहीं लिया अडानी अंबानी का, किसी का नाम नहीं लिया। एक सभा में गलती से, पता नहीं क्या उनको उस समय हुआ था, क्योंकि चुनाव के दौरान तो अजीबोगरीब बयान हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे थे, तो उस बयान के बाद दोबारा उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया। उस एक व्यक्ति का कितना फायदा हुआ और देश की जनता का 31 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, नुकसान हुआ, इसकी तो जांच जेपीसी बना के होनी चाहिए और सेबी को इस पे इंटरफेयर करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। जी, इसकी जांच की मांग आप भी कर रहे हैं, मतलब पूरा इंडिया गठबंधन इसकी जांच की मांग कर रहा है और ये उम्मीद की जाए कि अगली जैसे ही लोकसभा बैठती है और उसमें आप लोग इस मसले को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि ईवीएम जिंदा है या मर गया, ये पूछ रहे थे। और ये आप लोगों से, आपके ऊपर कमेंट था, आप सबके ऊपर, जो लगातार ईवीएम को लेकर विपक्ष, सिविल सोसाइटी के लोग सब ईवीएम पे चर्चा कर रहे थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी कई सारे मामलों में, कांग्रेस 99 पे सिमट गई और इंडिया गठबंधन की बात करते हुए, इंडी अलायंस करते हुए बहुत सारी बातें कह रहे थे। थोड़ा कमेंट आपका चाहूंगा, ईवीएम से शुरुआत कीजिए कि ईवीएम को लेकर डीके शिव कुमार की अभी हमने एक बाइट सुनाई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि हम प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं। क्या यहां से आगे ये लड़ाई आपकी जारी रहेगी? और चुनाव आयोग, चूंकि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो चुका है, तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा आप खुल के बात जरूर करेंगे चुनाव आयोग के पूरे इस चुनाव की प्रक्रिया पर, क्योंकि पहला और दूसरा और तीसरा 3 फेज के बाद इंतजार, और काफी आप लोगों ने उस पर अपनी बातें रखी, विरोध जताया आप लोग, उसके बाद आंकड़े आते हैं। लेकिन फिर भी जब फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तब भी चुनाव आयोग सेटिस्फाई करता हुआ देश की जनता को, मतदाता को नजर नहीं आया। इसलिए यहां पर मैं रेखांकित कर रहा हूं, आपसे इस पर जवाब चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो यह कि प्रधानमंत्री की जो भाषा है, मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में इतनी असभ्य भाषा का इस्तेमाल, इतनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, इतनी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल देश के कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। उस प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को कलंकित करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री कभी कहता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी कहता है मुजरा करो, कभी कहता है मुगल, मुसलमान, मटन, मछली, मंगलसूत्र, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, अर्बन नक्सल। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। ऐसे प्रधानमंत्री बोलते हैं इंडी अलायंस, घमंडी अलायंस। क्या है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। कभी तो आप कहते हो कि मैं अवतार हूं, भगवान हूं, मेरा बायोलॉजिकल जन्म ही नहीं हुआ है, और आपकी भाषा को सुन के लगता है कि भैया अवतार अगर ऐसे बोलते हैं
तो उनसे बेहतर इंसान ही है। अगर अवतार लोग इसी तरह की भाषा बोलते हैं तो उनसे बहुत बेहतर इंसान है। तो ये पहली बात तो ऐसे उनको बोलना नहीं चाहिए जी। और वो अटल जी की पार्टी के हैं। बताइए, देश के प्रधानमंत्री का एक दिन मैं भाषण सुन रहा था, मैंने उसको लगाया भी कि ट्विटर पे, कि इसमें उन्होंने कहा था कि भाई सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी टूटेंगी, ये देश रहना चाहिए और देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इतने विशाल हृदय हृदय के लोग आपकी पार्टी के नेता रहे हैं और आप एक बड़ी मुश्किल से एक चुनाव जीत पाए हैं अपने सहयोगियों के भरोसे, और तुरंत से आप वही भाषा आज भी विपक्ष को गाली देना, दोषी ठहराना, उनके ऊपर कमेंट करना, ऐसी बातें करना। प्रधानमंत्री को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी ये भैंस चुरा ले जाएंगे और संपत्ति लूट ले जाएंगे और मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे वाली भाषा को देश के लोगों ने पसंद नहीं किया। और यह भी नहीं पसंद किया कि आप इतने अहंकार में आ जाए कि आपने गाना बना दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रभु श्री राम सृष्टि के रचयिता हैं, आप अपनी फोटो चला रहे हैं, खुद बड़े हो गए हैं, भगवान राम छोटे हो गए हैं, तो विदा कर दिया ना अयोध्या से आपको, भगवान श्री राम ने विदा कर दिया वहां से आपको। तो इसलिए प्रयागराज से भी विदा कर दिया आपको। हमारे यहां उसको लवकुश नगर नाम रख रहे थे सुल्तानपुर का, वहां से भी विदा कर दिया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कुशभवनपुर हमारे यहां का जिले का नाम रख रहे थे, तो कुशभवनपुर से भी विदा कर दिया उनको। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को कम से कम, जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, कितने दिन रहेंगे मुझे नहीं पता, जब तक वो अब प्रधानमंत्री हैं तो तब तक तो कम से कम उनको अपना आत्मावलोकन करके अपनी भाषा में सुधार करना चाहिए। चुनाव आयोग कोई इस देश के ऐसी संस्था नहीं है जो सवालों से ऊपर हो। अच्छा, आप मुझे बताइए, एक सामान्य व्यक्ति से भी पूछिए, जहां पर तमिलनाडु में 39 सीट है, वहां आप एक दिन में पूरा चुनाव करा रहे हैं, क्योंकि वहां बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। वहां प्रधानमंत्री को प्रचार नहीं करना है, तो वहां चुनाव आप एक दिन में करा रहे हैं। जब आप आते हैं 40 सीटों वाले बिहार में, तो वहां चुनाव आप 7 फेज में करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आते हैं 80 सीटों पे, तो 2 फेज में होना चाहिए चुनाव, आप वहां 7 फेज में चुनाव कराते हैं। 42 सीट वाले बंगाल में आते हैं, 7 फेज में चुनाव कराते हैं। 14 सीट वाले झारखंड में आते हैं, कई चरणों में आप चुनाव कराते हैं। क्यों भाई? क्या ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के हिसाब से चुनाव का कार्यक्रम बना रहे हैं? आपके पास जब सुरक्षा बल पर्याप्त मात्रा में है और एक ही दिन में आप पूरे तमिलनाडु का चुनाव करा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करा सकते बंगाल का चुनाव एक दिन में? क्यों नहीं करा सकते बिहार का चुनाव एक दिन में, झारखंड का, उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है। बाबा योगी जी तो कानून व्यवस्था के मामले में पूरे देश में आप कहते हैं कि सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था वाली सरकार है उत्तर प्रदेश की। तो आप 2 चरणों में करा लेते 40-40 सीट की, कभी 8 सीट की करा रहे हैं, कभी 7 सीट की करा रहे हैं। मतलब पूरे चुनाव में आपने भट्ठा बिठा दिया देश का। लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, गर्मी का महीना है, तब आपको यह पता नहीं कि जून के महीने में गर्मी होती है, मई के महीने में गर्मी होती है। देश का चुनाव आयोग चुनाव खत्म होने के बाद कह रहा है कि हां, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, लोगों को बहुत असुविधा हुई, हमको इस गर्मी का अंदाजा नहीं था, गर्मियों में चुनाव नहीं कराना चाहिए, वोटिंग परसेंटेज घट गया। तो चुनाव आयोग की भूमिका पर क्या प्रश्न नहीं उठेगा? चुनाव आयोग सवालों से ऊपर नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, कहीं ईवीएम की शिकायत मिलेगी वो करेंगे, कहीं काउंटिंग की शिकायत मिलेगी वो करेंगे, कहीं बीजेपी को फेवर करने की शिकायत मिलेगी वो करेंगे, कहीं हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रधानमंत्री भाषण देंगे उसकी शिकायत करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई?
संजय जी, और चुनाव आयोग प्रधानमंत्री को क्या में तकलीफ हो रही है? चुनाव की जो संजय जी माफी चाहूंगा, चुनाव उनको आयुक्तों तनख्वाह की मिलती जो है जनता के नियुक्ति है, पैसे से। संजय जी जी, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो नया नियम बना हुआ है जिससे सीजेआई बाहर हैं, अब चूंकि विपक्ष मजबूत है, क्या आप लोग, क्योंकि चुनाव आयोग की बात हो रही है, आप भी कर रहे हैं, क्या आप लोग उस मसले पर भी अब गौर फरमाएंगे, उस मसले को भी आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि ये एक देखिए, जहां पारदर्शी तक तरीका नजर नहीं आता, एक सामान्य इंसान कहता है। देखिए जहां तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से, चयन कमेटी से हटाने का मसला है, मैं समझता हूं कि ये बहुत गंभीर बात है। और न्यायपालिका ने एक तरीके से प्रधानमंत्री के निर्णय का सम्मान रखा, लेकिन ये फैसला अपने आप में बहुत गलत है। अगर एक देश का चीफ जस्टिस उस कमेटी में है, चयन की कमेटी में, तो नॉन पॉलिटिकल लोगों की संख्या उसमें ज्यादा हो जाती है, जी या बराबर हो जाती है, या बैलेंस हो जाती है। एक व्यक्ति, मतलब सरकारी सरकारी संख्या, एक व्यक्ति अपोजिशन का हो गया, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, एक प्रधानमंत्री हो गया, तो उसमें उनके वोट का, उनके निर्णय का बहुत महत्व बढ़ जाता है। लेकिन आपने अपने हिसाब से कानून मंत्री को रख लिया, इसका मतलब आपकी मंशा चुनाव आयोग जैसी संस्था में भी अपने हिसाब से व्यक्ति को बिठाने की थी। ये तो कोई भी समझ सकता है इस बात को। भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आपको क्या प्रॉब्लम है? इसलिए कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खोल दिया आपका, जिससे आप मुंह छिपाते फिर रहे हैं। आपको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है, उन्होंने आपके इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार खोल दिया, तो इसलिए अब आप उनको बाहर कर देंगे चुनाव आयोग की प्रक्रिया में, चयन प्रक्रिया में। ये सारी चीजें उन्होंने मिसयूज ऑफ एजेंसीज और संसद के नियमों का, और संसद के अंदर बहुमत पाकर 5-0 से जो फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में हुआ था उसको पलटने का, ये सब तमाम गुनाह भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। और आपने ठीक कहा कि अब अग्निवीर का भी मसला उठ रहा है, यूसीसी का भी मसला उठ रहा है, विशेष दर्जा आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को दिया जाए, ये मसला भी उठ रहा है। तो ये तमाम बातें हैं, देखिए इस पे प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी क्या करती है। उत्तर प्रदेश का जिक्र आ रहा था, उत्तर प्रदेश में ये अभी जो आंकड़े देख रहा था मैं, लगभग 17 सीटें ऐसी हैं, 17 सीट्स, जहां बीएसपी के कारण इंडिया गठबंधन की हार हुई है। और देश भर में लगभग 35 सीटें ऐसी हैं, 17 तो यहाँ, और तेजस्वी यादव का कहना है कि 10 सीटें वहाँ हरवाई गई। कुछ जगहों पे बिल्कुल रात में बिजली काट दी गई, अचानक बिजली आती है और लाइट आने के बाद देखा जा रहा है कि सपा या कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन के, यही उत्तर प्रदेश में खासकर यही दोनों थे, उसमें से वो नहीं बल्कि अपोजिशन यानी बीजेपी जीत जाती है। बीएसपी को लेकर के जरा मैं समझना चाहता हूँ, क्या कोई चूक हुई, क्या हुआ, या मायावती जी की थोड़ी सी राजनीति, चूंकि अब चुनाव हो चुका है? देखिए, कुछ सीटों का तो मुझे याद है, जैसे मुंबई में एक सीट शायद 48 वोट से शिंदे की पार्टी जीती है। मुंबई वहां पे भी ऐसे लाइट, जी, मुंबई नॉर्थ हाँ, वेस्ट कुछ जी, में वहां भी गड़बड़ी की सूचना आई। फर्रुखाबाद में 2-3 हजार वोट से समाजवादी पार्टी को हरा दिया गया, वहां भी लाइट गायब हो गई। अब आप तेजस्वी यादव का भी बता रहे हैं किसी सीट का। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है तो इसकी जांच कर ले, दोबारा रिकाउंटिंग करा ले, इसमें क्या समस्या है? अगर ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उसमें चुनाव की काउंटिंग में हेराफेरी की गई है, तो चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और दोबारा वहां पे रिकाउंट, अभी तो बक्से पड़े ही होंगे ईवीएम के, तो आप जांच उसकी करा के और दोबारा काउंटिंग कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने संभवतः 45 दिन तक ईवीएम मशीनें रखने का निर्देश दिया है जी। और कोई शिकायत होने पर दोबारा रिकाउंटिंग कराने का भी निर्देश दिया है। तो उसको उसका संज्ञान लेना चाहिए अगर ऐसी कहीं गड़बड़ी हुई है तो। दूसरी बात जी, जो इस पूरे मामले में दिख रहा है,
आपने जो मायावती जी का जिक्र किया, पिछले कई सालों से उनके हर निर्णय में ये प्रश्न उठता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम कर रही है। बहुत इस देश के वंचित समाज के लोगों को उनसे उम्मीद थी और कांसी राम जी के मिशन से वो पार्टी खड़ी हुई, बीएसपी, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज को उन्होंने उठाने का काम किया, राजनीतिक शक्ति दी, राजनीतिक ताकत दी, बहुत सारे लोग एमपी बने, एमएलए बने, मंत्री बने। लेकिन उस पार्टी का इस हालत में पहुंचना कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ देता है। बहन जी 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव को अगर प्रभावित कर रही हैं और उसके बाद फिर उल्टा दोष मुसलमानों को ही दे रही हैं कि भाई अब इनके लिए हम सोचेंगे और देखेंगे, ये ठीक नहीं है। आप अपना खुद से देखिए ना कि आपकी वजह से आज एक ऐसी तानाशाह सरकार फिर से इस देश के अंदर बैठ गई जो 10 साल तक देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करती रही, समाज के वंचित शोषित लोगों को प्रताड़ित करने का काम करती रही, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तार तार करने का काम करती रही। कहीं आदिवासी के सर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेता पेशाब करता हुआ देखा गया, तो कहीं एक दलित का बच्चा अगर गेंद पकड़ लेता है तो गुजरात में उसके अंगूठे काट दिए जाते हैं। और कहीं यह भी देखा गया कि घोड़ी पर बैठने पर बहराइच में गांव के लोग मिलकर उस दलित के बेटे को पीटते हैं। और यह भी देखा गया कि बुलंदशहर में सीआरपीएफ के जवान को अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस की सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। हाथरस कांड भी हम लोगों ने देखा। और ये सब कुछ देखने के बाद अगर बहन जी ऐसा काम करती हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, तो निश्चित रूप से अब जो देश के वंचित शोषित समाज के लोग हैं वो लोग भी अब इस बारे में सोच रहे हैं और बहुत अच्छा परिणाम उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिया है। उनके मन में खतरा था संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसीलिए गठबंधन को 43 सीटें दी हैं उत्तर प्रदेश के लोगों ने। और अगर ऐसे ही हाथी के सूंड में कमल का फूल लेके अगर बहन जी चलेंगी तो उसको समर्थन नहीं मिलेगा जो वर्ग उनका उनसे बड़ी उम्मीदें रखता है। एक बात तो है, आज आप लोग नरेंद्र मोदी जी को झुकाते हुए नजर आए, क्योंकि संविधान को उठाकर सिर झुकाते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे सेंट्रल हॉल में। जब पहुंचे तो संविधान को लेकर आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे पूरे चुनाव में, वो क्यों झुका रहे थे मालूम है ना? आपको मालूम है ना क्यों झुका रहे थे? वो सर झुका के कह रहे थे कि हे संविधान, कोशिश तो बहुत की लेकिन अब तुमको नहीं बदल पाऊंगा। वो सर झुका के ये कह रहे थे, आप शायद समझ नहीं पाए मोदी जी को अभी। वो कह रहे थे ठीक है अगली बार तुम्हें बदलूंगा, इस बार नहीं बदल पाया, बहुत कष्ट है मन में। तो वो उनके मन की पीड़ा है। देखिए उसको आप कभी, भारतीय जनता पार्टी ने और तब इनके जो पुरखे थे आरएसएस ने बाकायदा 1949 में हिंदू कोड बिल के नाम पर पुतले जलाए थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री है, आरएसएस का बयान है, उनकी जो पत्रिका है उसमें, कि भारतीयता के खिलाफ है बाबा साहब का संविधान, भारत के लिए जो उन्होंने लिखा है। ये आरएसएस का स्टैंड है। आप पढ़िए, मैं कोई हवा में बात नहीं करता। आरएसएस हमेशा से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ रही है। आरक्षण हमेशा से आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन का, मतलब जिसको कहते हैं सड़कों पे उतरकर विरोध किया, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को गिरा दिया, मंडल के खिलाफ कमंडल लेके निकल पड़े। ये ऐसे लोग हैं, इनके चरित्र को भूलना नहीं है, इनको पहचान के रखना है। इन्होंने आरक्षण का, मैं तो कह रहा हूं हमेशा से, इनका एक प्रवक्ता है अमित मालवीय, वो शायद इस बार बहुत कम सक्रिय दिखा क्योंकि मैंने उसके सारे बयान खोले थे। 8 बयान उसने आरक्षण के खिलाफ लिखा है। इनका एक सांसद है तेजस्वी सूर्या, उसने लिखा कि आरक्षण एक गंदा दलदल है, ये लिखा है। इनके मूल में आरक्षण को खत्म करना बसा हुआ है, संविधान को खत्म करना बसा हुआ है। आरएसएस के मुखिया ने 2015 में बयान दिया था बिहार के चुनाव के समय कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, भागवत जी ने कहा था। इनके मनमोहन वैद्य जी हैं, एक
संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव आरएसएस के, उन्होंने कहा आरक्षण से अलगाववाद पैदा होता है। तो हमने वो मंशा पकड़ ली इनकी और उस चीज को हमने प्रचारित किया। राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेके हर जगह पहुंचने लगे। तो उस विवशता के कारण, उस मजबूरी के कारण आज उन्होंने ये नौटंकी की, संविधान के आगे सर झुकाने की। दरअसल उनका मकसद ये था कि हे संविधान, हम तुमको इस बार नहीं बदल पाए, आगे हम तुम्हारी हत्या करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, आखिरी सवाल एक जरूर लेना चाहूंगा। अब चूंकि ओथ सेरेमनी और उसके बाद सरकार की गतिविधियां बढ़ेंगी, आपकी गतिविधियां कैसे बढ़ती हुई दिखाई देंगी और कितने दिनों की सरकार है ये? हमारी तो जो मध्यावधि होगा क्या? देखिए, हमारी तो जो गतिविधियां हैं ये आपसे छिपी नहीं है। 6 साल में पिछली बार भी रहा तो भाजपाई रोते रहे पूरे 6 साल कि अरे ये बेल में घुस जाते हैं, अरे ये तो मुद्दा उठाते हैं, अरे ये तो नारे लगाते हैं, अरे इन्होंने तो कह दिया मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मुझे जेल में भी भेज दिया 6 महीने, बोले वहां सुधर के आ जाएगा। फिर भी मैं अपनी बात उठाता रहा हूं। जेल से आने के तुरंत बाद से लग गया अपने काम में। तो हमारी तो जो विपक्ष की भूमिका है उसमें हमें महारत है, हमें मालूम है इन लोगों से कैसे लड़ना, मुझे एकदम पता है। तो वो काम तो हम लोग करते रहेंगे, कोई इसमें चिंता की बात ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इनकी जो तानाशाही थी उस पर और अंकुश लगेगा और मैं समझता हूं कि अगर कुछ सद्बुद्धि आई होगी इस चुनाव के परिणाम से तो आगे अपनी नफरत की दुकान जो चलाते हैं उसको बंद करेंगे। पूरे देश को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। मैं तो इनको भारतीय झगड़ा पार्टी कहता हूं बीजेपी को। ये अगर आपके घर में झगड़ा ना होता हो तो वहां झगड़ा कराते। ये पूरे देश में किया क्या इन्होंने? आप सोचिए, हिंदुओं को गाली दे रहे। और मैं कहता था ये बात, मेरे स्पीचेज उठा के देख लीजिएगा कि बीजेपी का मतलब भारतीय झगड़ा पार्टी। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, हिंदू को बौद्ध से लड़ाओ, फिर हिंदू हिंदू को लड़ाओ, दलित को सवर्ण से लड़ाओ, दलित को पिछड़ा से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, पहलवान को जवान से लड़ाओ, किसान को जवान से लड़ाओ। तो ये तो भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनका काम ही है सिर्फ आपस में झगड़ा कराना। तो अगर इस चुनाव के परिणाम से थोड़ी बहुत सद्बुद्धि इनके दिमाग में आई होगी तो इनको ये समझ लेना चाहिए कि मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। ये अलग अलग भाषाओं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों का देश है और विविधता में एकता वाला देश है। इस महान भारत को आप ऐसे नौटंकी और ड्रामा करके और ये नफरत की भाषा बोल के तोड़ नहीं सकते हैं। हम कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है, हम हिंदुस्तान है और हमें कैसे मिलकर रहना है हमको मालूम। सरकार कितने दिन चलेगी? सरकार जितने दिन नीतीश जी और नायडू जी चाहेंगे उतने दिन चलेगी। जब नहीं चाहेंगे तो मोदी जी को गुजरात जाना पड़ेगा, उसमें क्या। और ऐसा नहीं है कि एनडीए की सरकारें गिराई नहीं है, पहले भी गिराई है। एनडीए की एक सरकार तो एक वोट से भी गिरी थी अटल जी की। जी, 13 दिन में गिर गई थी। इस बार तो जी 13 दिन में गिर गई थी। 13 दिन 13 महीने उसके बाद नहीं, वो 13 दिन वाली सरकार अलग थी। 13 महीने वाली सरकार जो थी वो एक वोट से गिरी। जी 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 13 महीने की जो सरकार थी वो एक वोट से गिरी थी। तो ये सरकार भी गिरेगी और अगर सद्बुद्धि आ गई तो 2-4 महीने आगे खिसक सकती है। लेकिन अगर फिर से वही तोड़फोड़ वाली स्टाइल में काम करेंगे तो इस बार तो इनको सबक सिखाने के लिए बहुत पर्याप्त संख्या है विपक्ष के पास भी और इनके अपने घटक दल भी उसके लिए तैयार रहे। जी, युवा शक्ति ज्यादा है, ताकत ज्यादा है आप लोगों के पास, वो दिख रहा है। बिल्कुल। और सबसे पहले तो अग्निवीर और स्पीकर ये 2 विषय है जो अभी सामने आएगा। जी, ये साफ दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए समय निकालने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बेबाकी से आपने